Hello students, the last video we have read about non-cooperation movement, कैसे non-cooperation movement जो है rebellion in the countryside में चला था, towns में चला था, plantation sites पे चला था। अब क्या सिचुएशन बन रही थी कि लोगों ने स्लोगन्स बनाना स्टार्ट कर दिया था डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, और वो ऑल इंडिया एजिटेशन को इमोशनली रिलेट कर पा रहे थे। और जब महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंडर जब वो एक्ट करते थे तो कांग्रेस के साथ लिंक करके वो एक ऐसा मूवमेंट आइडेंटिफाई कर रहे थे जो कि उस लोकेलिटी की लिमिट्स के बियॉन्ड जाके वो मूवमेंट चल रहा था। नाउ वी आर रीडिंग टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। अब हम पढ़ेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब प्रॉपरली स्टार्ट हुआ तो उसके क्या क्या रीजंस रहे थे। सिविल डिसोबीडियंस के स्टार्ट होने के पहले कितना टाइम गया, हमने देखा सत्याग्रह चला, सत्याग्रह के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी को रोकना पड़ा ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द जितने भी रिवॉल्ट्स हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहे थे, उसकी वजह से। नाउ वी आर रीडिंग टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। इन February 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया जाना चाहिए। क्यों रोक दिया जाना चाहिए? ही फेल्ट the movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle। महात्मा गांधी जी को ये फील हो रहा था कि अब ये जो सत्याग्रह है ये वायलेंट हो रहा है बहुत प्लेसेस पे, और हमें अभी लोगों को प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ेगा। जो भी सत्याग्रही हैं स्ट्रगल मास बड़े बड़े स्ट्रगल्स के लिए, यहाँ पे मास स्ट्रगल्स मीन्स मतलब बड़े बड़े लेवल पे स्ट्रगल्स, बड़े लेवल पे स्ट्रगल्स के लिए हमें सत्याग्रही को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ेगा। Now, within the Congress, some leaders were now tired of mass struggles and wanted to participate in elections to the provisional councils that had been set up by the government in India Act of 1919। मतलब क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चला था 1919 में, जिसमें कांग्रेस के जो लीडर्स थे, मतलब इंडियन लीडर्स थे, उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा था। प्रोविंशियल काउंसिल्स के जो इलेक्शंस थे उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा था। लेकिन 1919 में और 1922 तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, जिसके चलते वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम लोगों ने अबॉलिश किया था इन सब चीज़ों को कॉपरेट करने के लिए कि हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अब 1922 के बाद क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स जो थे वो चाहते थे कि हम लोग अब प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए इलेक्शन में खड़े हों। They felt that it was important to oppose British policies within the councils, argue for reform, and also demonstrate and these councils were not truly democratic। उनको क्या लगता था, उनका सोचने का तरीका ये था इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का कि वो जब काउंसिल में होंगे, काउंसिल में अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं, काउंसिल में होंगे, तो वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ को क्या कर सकते हैं, अंदर से अपोज कर सकते हैं विद इन द काउंसिल्स। आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म मीन्स कि कुछ चेंजेस के लिए, अगर कुछ इनजस्ट हो रहा है, जहाँ पे जस्टिस प्ले नहीं हो रहा है, उसके लिए वो आर्ग्यू कर सकते हैं within the council, and also demonstrate that these councils were not truly democratic। और वो इन काउंसिल्स में को प्रॉपर डेमोक्रेटिक तरीके से चलने पे आर्ग्यू कर सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ओके, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। अब सी आर दास कौन है यहाँ पे? चित्तरंजन दास। और मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। तो ये दोनों मेन लीडर्स थे उस टाइम पे जो चाहते थे कि हम लोग काउंसिल्स में क्या करें, पार्टिसिपेट करें काउंसिल इलेक्शन में, प्रोविजनल काउंसिल इलेक्शन में। सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। मतलब काउंसिल पॉलिटिक्स में रिटर्न होने के लिए उन्होंने आर्ग्यूमेंट किए थे कांग्रेस के अंदर ही अंदर, और उन्होंने क्या बनाया था, स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर ही उन्होंने बनाई थी। क्या बनाई थी? कुछ लीडर्स को मिला के स्वराज पार्टी बनाई थी। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लाइन दैट सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू form the Swaraj Party within the Congress to argue for return to council politics. But younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation for full independence। जैसे इनका सोचने का नज़रिया ये था कि हम लोग अंदर से अपोज करेंगे ब्रिटिश
गवर्नमेंट को। वहीं पर कुछ यंग लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उनका ओपिनियन ये था कि हम लोगों को प्रॉपर डिसअपॉइंटमेंट दिखाना चाहिए, हम लोगों को प्रॉपर क्या करना है, नॉन कोऑपरेशन शो करना है। ओके, तो उन्होंने रेडिकल मास एजिटेशन और फुल इंडिपेंडेंस पे ज़्यादा प्रेस दबाव डाला था। इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन, टू फैक्टर्स अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s। अब इंडियन पॉलिटिक्स को दो फैक्टर्स ने क्या किया था, शेप कर दिया था। ठीक है, मतलब ऐसी सिचुएशन चल रही थी कि एक तो डिबेट चल रहा था, किसके अंदर, कांग्रेस के इंटरनल डिबेट्स चल रहे थे। और दो फैक्टर्स कौन कौन से थे? द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। एक प्रॉब्लम ये था, हमारे पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको मेंटेन करने में, उसको फ्रेम करने में दो फैक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है स्टूडेंट्स। So the first was the effect of worldwide economic depression. First was what? The effect of worldwide economic depression. That means कि वर्ल्ड में जो इकोनॉमीज थी, अर्थव्यवस्था थी, मतलब सबकी जो करेंसी रेट्स थे वो गिर रहे थे। एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1920। मतलब एग्रीकल्चर, अब जैसे हमारी इंडिया जो है वो मेनली एग्रीकल्चर पे ही चलता है, हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी सेक्टर। ओके, तो एग्रीकल्चर प्राइसेस क्या कर रही थी, कम हो रही थी, गिर रही थी। कब? 1926 से 1930 तक बिल्कुल गिर चुकी थी। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स fell and exports declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue। मतलब प्रोडक्शन तो हो रहा था, लेकिन जैसे ही पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी गिर रही थी तो एक्सपोर्ट्स कम हो रहे थे और एग्रीकल्चरल गुड्स की जो डिमांड थी वो कम हो गई थी, डिमांड कम हो गई थी। अब जो प्रोडक्शन हुआ है तो जो किसान रहते थे उनको उसको बेचने में प्रॉब्लम आ रही थी, अपनी जो हार्वेस्ट उन्होंने किए थे उनको बेचने में प्रॉब्लम आ रही थी, और इनफैक्ट वो अपना रेवेन्यू भी पे नहीं कर पा रहे थे, इतने कम दाम मिल रहे थे उनको उस प्रोडक्शन के। बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। मतलब 1930 के आते आते क्या हुआ था कि हमारी कंट्री साइड की इकोनॉमी पूरी तरीके से गिर चुकी थी। ओके, ये था अपना फर्स्ट रीज़न। नाउ सेकेंड रीज़न, अगेंस्ट द बैकग्राउंड द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। दिस वाज द सेकेंड फैक्टर जिसने क्या किया था, हमारे पॉलिटिकल एरा को उस टाइम पे फ्रेम किया था, शेप किया था। दूसरा फैक्टर ये था कि ब्रिटेन में उस टाइम पे टॉरी गवर्नमेंट के चलते उन्होंने एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई थी अंडर सर जॉन साइमन। मतलब सर जॉन साइमन उनके लीडर थे उस कमीशन के। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाया था, कमीशन मीन्स एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाया था। वो उन्होंने इसलिए बनाई थी टॉरी गवर्नमेंट ने कि वो चाहते थे कि इंडिया में जो बहुत बड़े लेवल पर रिवॉल्यूशन चल रहा है उसको कम करने के लिए वो चाहते थे कि ये जो कमीशन बनेगी, साइमन कमीशन, ये इंडिया जाए और क्या करे, हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करके आए। तो सेटअप इन रिस्पॉन्स टू नेशनलिस्ट मूवमेंट द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। मतलब कि ये सेटअप कहाँ पे हुई थी? नेशनलिस्ट मूवमेंट के रिस्पॉन्स में। हमारा जो मूवमेंट चला था नेशनलिस्ट मूवमेंट, उसके रिस्पॉन्स में सेटअप हुई थी ब्रिटेन में। और उन्होंने कमीशन किसके लिए बनाई थी? इट वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए बनाई थी कि वो आए और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ चेंजेस सजेस्ट करें और उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई थी कि इस पूरे कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। अब सोचो कि इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं उसमें एक भी इंडियन नहीं है, तो हमारी कंट्री को हमसे ज़्यादा ब्रिटिश तो जान नहीं सकते। दैट इज़ वाई लोगों में क्या हो रहा था, वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back Simon"। अब साइमन कमीशन जब इंडिया में आया 1928 में, तो कांग्रेस के जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने एक स्लोगन देना स्टार्ट किया, "गो बैक साइमन", क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि वो लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करें।
All parties, including the Congress and the Muslim League, participate in the demonstrations. कांग्रेस और मुस्लिम लीग और सारी पार्टीज जो थी उन सब ने इन डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था. डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स व्हाट, अपोजिशंस में. इन एन एफर्ट to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of Dominion status. अभी Dominion status क्या था स्टूडेंट्स, कि जैसे ही गो बैक साइमन, ये सारे जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, जो सारे अपोजिशंस हो रहे थे, तो इन सबको ख़त्म करने के लिए लॉर्ड इरविन वहाँ के वॉइस रॉय थे. कहाँ के? ब्रिटेन के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने अनाउंस किया था कि अक्टूबर 1929 में एक डोमिनियन स्टेटस ऑफर दिया था, वैग ऑफर दिया था. वैग ऑफर मीन्स एक बड़ा ऑफर दिया था डोमिनियन स्टेटस का फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर. इंडिया के लिए उन्होंने एक डोमिनियन स्टेटस का ऑफर दिया था. अभी डोमिनियन स्टेटस क्या था स्टूडेंट्स, कि उन्होंने एक ऑफर दिया था, आप अपनी गवर्नमेंट चलाओ, आप किसी को भी इलेक्ट करो, लेकिन ओवरऑल जो इंडिया है वो रहेगा किसके अंडर में? ब्रिटेन के अंडर में. आप इलेक्ट कर सकते हो किसी को भी, आप आपकी असेंबली चला सकते हो, आप आपका गवर्नमेंट बना सकते हो कैसे भी, बट ओवरऑल इंडिया रहेगा ब्रिटेन के रूल में. दिस वॉज एन ऑफर विच वॉज कॉल्ड डोमिनियन स्टेटस. कब आया था ये? अक्टूबर 29 में. ठीक है, किसने दिया था? लॉर्ड इरविन ने दिया था. एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन. और उन्होंने ये ऑफ़र दिया था कि या तो वो डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट कर लें, या फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अपने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा है उसकी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि कहाँ पे होती है? ब्रिटेन में ही होती है. तो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या कर लें? पार्टिसिपेट कर लें. दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स. और इनसे कांग्रेस लीडर सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस लीडर्स को क्या चाहिए था? फुल टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए था उनको. द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर असर्टिव. अब यहाँ पे रेडिकल्स वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि जो कांग्रेस में मोस्ट एक्टिव लीडर्स थे, जो कि जिनका मेन बेस जो था रिवॉल्यूशन का वो फुल इंडिपेंडेंस था. किसने लीड किया था उनको? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने. तो उनकी लीडरशिप के अंडर में जितने भी रेडिकल्स थे वो और असर्टिव हो गए थे. द लिबरल्स एंड मॉडरेटर्स who are proposing a constitutional system within the framework of British Dominion. जो भी लिबरल्स और मॉडरेट्स थे, अब देखो दो टाइप की रिवॉल्यूशन असर्टिव्स थे, दो टाइप के रिवॉल्यूशन रेडिकल्स थे. एक थे मॉडरेट्स, लिबरल्स और मॉडरेट्स जो कि शांति से अपना रिवॉल्यूशन चला रहे थे, और एक थे अग्रेसिव रेडिकल्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस. तो ये जो लिबरल और मॉडरेट्स थे जो प्रपोज कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एक ब्रिटिश डोमिनियन के फ्रेमवर्क में बन जाए तो उनको वो चलेगा. ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस, उनका इन्फ्लुएंस जो हो गया था वो कम हो गया था. इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया. ये पॉइंट याद रखना स्टूडेंट्स. दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू जब प्रेसिडेंट बने थे लाहौर कांग्रेस में, तो लाहौर कांग्रेस सेशन में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी के अंडर क्या डिमांड रखी थी? पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई थी और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया. और तब ये डिक्लेयर भी किया गया था. इट वॉज डिक्लेयर दैट 26 जनवरी 1930, तब डिक्लेयर किया था कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे. would be celebrated as Independence Day when people were to take a pledge to struggle for complete independence, जहाँ पे लोगों ने प्लेज ले ली थी कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करेंगे. बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन ये सेलिब्रेशंस हो नहीं पाए थे. सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ. अब महात्मा गांधी ने सोचा कि अब हम लोग का सही तरीका है, उन लोग मतलब उनको एक सही टाइम मिल गया था कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला सकते हैं.
नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन दो फैक्टर्स की वजह से स्टूडेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इन 1930। सो ये टॉपिक हमने जो पढ़ा 1920 में, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया था, तब से लेके 1930 तक के बीच में जो फैक्टर्स हुए थे वो सब फैक्टर्स हमने पढ़े हैं स्टूडेंट्स। और अब 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होगा। सो आई होप आप अभी तक का सब कुछ रिलेट कर पा रहे हो, एंड तब तक कीप स्टडिंग।